ठीक है। देखो, जो 46 तक देख चुके थे, अब 47 देखते हैं। देखो, किसी भी एक्ट में जो एक सेक्शन होता है या प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट होता है या क्लॉज होता है ना, वो किसी ना किसी जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका सलूशन देता है वो। ठीक है। तो आज देखोगे, जैसे 47 जो सेक्शन देखोगे ना, इसमें पहली बात तो एक ये प्रॉब्लम है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अथॉरिटी का एक्सटेंशन है, वो डिसोल्यूशन के बाद कहाँ तक होता है, ये आपका बताएगा पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर डिसोल्यूशन के पहले कोई एक्ट है वो पार्टनर्स ने किया है या कोई काम चालू कर दिया है, तो और उसी इसी बीच में अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो उन कामों का क्या होगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये इनका जो प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा आपको 47 में मिलेगा। तो 47 पढ़ो अशीति। Yes, sir. प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट बाद में पढ़ना। ठीक है। Yes, sir. पहले इसको। Continuing authority of partners for purposes of winding up. After the dissolution of a firm, the authority of each partner to bind the firm and the other mutual rights and obligations of the partners continue notwithstanding the slide. हिंदी में भी पढ़ो। अच्छा, परिसमापन के प्रयोजनों के लिए भागीदारों का सतत प्राधिकार। हर एक भागीदारी का फर्म को आबद्ध करने का प्राधिकार और भागीदार के अन्य पारस्परिक अधिकार और बाधाएं। फर्म का विघटन हो जाने पर भी फर्म के विघटन के पश्चात वहां तक बने रहते हैं जहां तक कि वे फर्म के कामकाज के परिसमापन के लिए और नेक्स्ट पेज और आरंभ के किए गए किंतु विघटन के समय अधूरे रह गए व्यवहारों के को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, किंतु अन्यथा नहीं। परंतु फर्म किसी ऐसे भागीदार के कार्यों द्वारा जो दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया है नहीं, किसी। परंतु वाला पार्ट मत पढ़ो, अभी पहले इस चीज को समझते हैं ना। तो अब देखो कि किसी बच्चे को समझ में आया कि ये 47 को ये क्या बोलता है। 47 जो है वो कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? अशिति, चल तुम ही बताओ, तुम पढ़ी हो ना अभी। सर मैं इंग्लिश वाला पूरा नहीं पढ़ पाई। हाँ तो पढ़ लो, सेकंड पार्ट है। Resolution. So, as far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete transactions begun but unfinished at the time of the dissolution, but not otherwise. हमको नहीं समझ आया। अब एक्सप्लेन करो तो इसको, 47। सर नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? किसी को आया? कोई बच्चा, आयुष शुक्ला, धीरज साहू, गौरव देमारा, ज्योति साहू, संजना गोयल, किसी को समझ में आया 47 क्या बोलते हैं? तो पिछला जो पढ़ चुके हैं वो समझ में आया है कि नहीं आया है? 46 तक का जो सेक्शन पढ़े हैं। कि खाली रीड कर रहे थे या मैं इस पढ़ा रहा था, तुम लोग सुन रहे थे, ऐसा ही चल रहा? देखो, 47 मैं पहले बोला ना तुमको कि हर किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है कोई सेक्शन। ठीक है। तो 47 में सबसे पहली चीज क्या बताता है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी अथॉरिटी का एक्सटेंशन कहां तक होता है। पहली चीज, डिसोल्यूशन के बाद। तो ये 47 जो बताता है वो बताता है कि तुमको कहां तक होगा। सबसे पहली चीज,
सबसे पहली चीज कहाँ, आवाज आ रही ना? ठीक है, सबसे पहली चीज तो कहाँ तक है कि केवल जो आपके मतलब डिसोल्यूशन हुआ है तो उसके बाद काम काज जो है फर्म का उसको समेटने तक होगा, पहली चीज। ठीक है, तो ये बताता है कि यहाँ इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है। तो जब आपका फर्म विघटित हो जाता है तब जो काम काज बचे रहते हैं तो उनको खत्म करने के लिए, उनको समेटने के लिए केवल यहीं तक आपका प्राधिकार बना रहता है। और दूसरा पार्ट है वो ये बताता है कि आपने अगर डिसॉल्यूशन से पहले कोई काम चालू किया है तो उसके ट्रांजेक्शन्स को पूरा करने के लिए जो नेसेसरी है। ठीक है, तो कहां तक होगा एक्सटेंशन जो है इनके अथॉरिटी का? तो दो चीजें क्लियर होती हैं इससे, कि पहली चीज तो फर्म के कामकाज को समेटने तक होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने इस बीच कोई काम चालू कर दिया है और उसमें कोई ऐसा काम है जो नेसेसरी है, बहुत अति आवश्यक है, उस संव्यवहार को, ट्रांजेक्शन को आपको पूरा करना है, वहां तक होगा। क्लियर हुआ? चलो बताओ संजना, क्या समझ में आया? सर ये जो पार्टनर्स की जो अथॉरिटी रहती है वो उसका एक्सटेंशन बता रहा है सेक्शन 47। तो उसमें सबसे पहला उसका जो फर्म के जो काम रहते हैं ना, मतलब डिसोल्यूशन होने के बाद में फर्म के जो काम रहते हैं उनको समेटने का काम रहता है। और दूसरा जो नेसेसरी जो काम होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको पूरा करने का। ठीक है, तो इस सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी होगी या इस प्रोविजन की जरूरत क्यों पड़ी होगी कि अगर फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उसके बावजूद मतलब कुछ अकाउंट्स होंगे या लेना देना होगा या ट्रांजेक्शन्स बचे होंगे डिसॉल्यूशन के बाद भी, तो उनके उनको उनके लिए ये प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, अब देखो प्रोवाइडेड दैट वाला, चलो तो अब देखो प्रोवाइडेड दैट वाला जो पार्ट पढ़ोगे उस चीज में क्या क्या आपको सोल्यूशन बताया है वो चीज बता रहा हूं मैं। जो प्रॉब्लम जो देखेंगे अपन उसमें क्या है कि इंसॉल्वेंट होने के बाद जो पार्टनर होता है अगर वो कोई काम करता है, जो इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर अगर वो काम करता है तो कहां तक ऑब्लिगेशन बनता है फर्म का उसके काम के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताएगा आपको कि अगर वो अपने आप को इंसॉल्वेंट होने के बावजूद दूसरों को या फर्म को रिप्रेजेंट करने देता है कि वो अभी भी पार्टनर बना हुआ है, तब की कंडीशन में क्या होगा, वहां पे ऑब्लिगेशन फर्म के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन जो है किसके, इंसॉल्वेंट पार्टनर के एक्ट के लिए ऑब्लिगेशन है फर्म पे, उस चीज को बताता है। ठीक है, तो संजना गोयल। सो प्रोवाइडेड दैट वाला पढ़ूं? हेलो। हाँ, प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट। Provided that the firm is in no case bound by the acts of a partner who has been adjudicated insolvent, but this proviso does not affect the liability of any person who has after the adjudication represented himself or knowingly permitted himself to be represented as a partner of the insolvent. परंतु फर्म परंतु फर्म किसी ऐसे भागीदार के कार्यों द्वारा जो दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया गया है, किसी दशा में भी आबद्ध नहीं है, किंतु यह नेक्स्ट स्लाइड परंतु किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालता जिसने उस न्याय निर्णय के पश्चात अपने को इस दिवालिये का भागीदार होना व्यपदिष्ट किया है या जानते हुए व्यपदिष्ट किया जाने दिया है।
ठीक है, तो क्या चीज समझ में आई इससे? हेलो, क्लियर हुआ सेक्शन यस सर। प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट? बताओ आशिति, यस सर। क्या समझी? सर फर्म दायित्व मतलब फर्म का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ये बोल रहा है क्या? हाँ आयुष शुक्ला, बताओ, तुम बताओ सर क्या मतलब अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फर्म उसके लिए कोई भी करेगा तो फर्म लायबल नहीं होगा, समझ में लेकिन अगर आया उसका तुमको? कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उसके प्रोवाइडेड दैट, जगह इंसॉल्वेंट वाले के बताओ जगह बताओ अगर। क्या समझो आयुष शुक्ला? हेलो सर, बता रहा था ना हम्म। सर, अगर वो इंसॉल्वेंट होता है तो फर्म उसके लिए लायबल नहीं होगा अगर वो कुछ भी कर रहा है या बचा हुआ काम कर रहा है तो। हम्म। लेकिन अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आता है तो उसके लिए फिर वो अलग रहेगा, लायबल होगा वो। अभी तो पढ़े हो ना गलत, फिर पहले वाला पार्ट सही था तुम्हारा। यस सर। सर बोल रहे सेकंड वाला पार्ट, जो ऐसा हम्म। पर्सन होगा जो मतलब वो जो पार्टनर है उसको दिवालिया घोषित होने के बाद अपने आप को रिप्रेजेंट किया होगा उसका पार्टनर होने का, उसको कोई लायबिलिटी नहीं बनेगा। सही है ना? वो अगर क्या करता है कि मिस रिप्रेजेंट करता है इन चीजों को कि वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तब क्या होगा कि देखो, पहली चीज ये बोलता है कि जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके किसी भी एक्ट के लिए फर्म लाइबल नहीं होगा या ऑब्लिगेशन नहीं आएगा फर्म के ऊपर, ठीक है। सेकेंड वाला जो सेकेंड पार्ट पढ़ोगे तो अगर क्या करता है कि जानबूझकर होने देता है वो चीजें, ठीक है, कि उसका फर्म के अगर फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो भी विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी चीज करता होता है तो ये वाला जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा। तब वहां पे फर्म क्या हो जाएगा, दायी हो जाएगा, लाइबिलिटी आ जाएगा उसके ऊपर, ओब्लिगेशन बनेगा। क्लियर हो गया? क्यों, क्लियर हुआ? हाँ सर। सर यस ठीक। सर। और देखो पढ़ा करो ऐसे, ठीक है, कि प्रॉब्लम पहले प्रोविजन पढ़ो, फिर प्रॉब्लम बनाओ, फिर उसका सॉल्यूशन उसमें ढूंढने का प्रयास किया करोगे तो समझ में आएगा। नहीं तो फिर चीजें ना कभी याद नहीं हो सकती हैं, तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए नहीं बैठने वाली है अगर तुम केवल अगर ऐसा पढ़ोगे तो, ठीक है। अब आयुष शुक्ला, इसमें करना यह है कि जो 48 है उसका ऊपर मैं पढ़ देता हूं, जो ए है, ठीक है, ये चीज को तुमको पढ़ना है, यस सर। या पढ़ पूरा ही पढ़ दो, चलो रीड कर दो, 48 में ए तक पढ़ देना पूरा, चलो। Mode of settlement of accounts between partners. In setting the accounts of a firm after dissolution, the following rules shall be subject to agreement by the partners be observed. A. Losses including deficiencies of capital shall be paid first out of profits, next out of capital, and lastly, if necessary, by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share profits. हम्म। हिंदी में? यस सर। भागीदारों के बीच लेख परिनिर्धारण का ढंग। विघटन के पश्चात फर्म के लेखा परिनिर्धारण में भागीदारों द्वारा किए गए करार के अध्ययन निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा। क हानियां जिनके अंतर्गत पूंजी की खामियां भी आती है,
प्रथमतः लाभों में से, तत्पश्चात पूंजी में से और अंत में यदि आवश्यक हो भागीदारों द्वारा व्यष्टि उसी अनुपात में संगति की जाएगी जिसमें वे लाभों का अंश पाने के लिए हकदार थे। ठीक, बताओ क्या समझ में आया। देखो सबसे पहली चीज जो 48 है सेक्शन, वो बताता है कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है उसके बारे में प्रोविजन करता है। ठीक है, जो ए है उसको बताओ क्या समझ में आया तुमको कि कैसे किया जाएगा सेट। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट टू दी इवेंट, ठीक है, ये करार आपने जो करार किया है उसके अधीन है। चलो ये क्या बोलते हैं। आलू, हेलो। हाँ यस सर। अशीति, क्या समझ में आया बताओ। सर जितने भी लॉसेस होंगे हम्म फर्म को डिसोल्यूशन के टाइम पे, वो सारे जिस प्रपोर्शन में वो लोग प्रॉफिट शेयर करते थे उसी प्रपोर्शन में हम्म शेयर करेंगे। पहले कैपिटल का लॉस, उसके बाद सर स्लाइड करेंगे तो मैं रीड करके बताऊंगी। हम्म पहले जितने भी डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल है वो पहले लॉस शेयर करेंगे, फिर मतलब जो भी प्रपोर्शन में वो लोग पहले प्रॉफिट शेयर करते थे उतने ही प्रपोर्शन में ये लोग लॉस शेयर करेंगे। ठीक, तो अब तुमको ये क्या समझ में आया, इतना ही समझ में आया बस, सेटलमेंट जो है वो कैसे होगा। जैसे नहीं क्वेश्चन सर। पूछता है हाँ कि अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा ऐसे करके, तो क्या बताओ। सर, पहले प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे वो लोग आउट ऑफ देखो दो चीज कैपिटल। हो, हाँ हाँ दो चीज हो सकती है ना, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट हाँ होगा। हाँ। ठीक है, तो अब जैसे लॉस होता है तो यहाँ ये चीज बताया हुआ है कि लॉस क्या इंक्लूड करता है, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल भी इंक्लूड करता है जो लॉस है। ठीक है, सबसे यस पहली चीज। सर। अब जो लॉस हुआ तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, कि जो लॉस है उसको कैसे भरोगे आप, कि प्रॉफिट में से मैनेज किया जाएगा लॉस को सबसे पहले। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप इसके बाद भी बचता है अगर, तो कैपिटल से करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर बच जाता है लॉस, मतलब बचा हुआ है ना लॉस, पूरा नहीं हुआ है अभी, तब क्या करेंगे कि उसी प्रपोर्शन में देना पड़, जैसे 4 लोग हैं मान लो और बचा हुआ है और सब 25-25% का प्रॉफिट लेते हैं, तो 25-25% का जो बचा हुआ लॉस है उसको उनको वहन करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। आया समझ में नहीं आया। देखो अकाउंट्स का सेटलमेंट में अगर लॉस हो रहा है तो ये बोलता है कि लॉस में क्या इंक्लूड, सबसे पहली चीज है कि जो डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल है, मतलब पूंजी की जो कमियां हैं उनको भी सम्मिलित करता है जो लॉस है वो। ठीक है, अब इसके बाद उस लॉस को कैसे पूरा किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से उसको भरेंगे। ठीक है, जैसे 100 रुपए का लॉस हुआ है और प्रॉफिट हुआ है मान लो 20 रुपए, तो 20 रुपए से पहले उसको भर दिया जाएगा, तो अब कितना बचा, 80। अब उसके बाद कैपिटल मान लो जनरेट होता है, कैपिटल जो है आपके पास वो मान लो है कितना, 50 है। ठीक है, 50 रुपए का है, तो आप उसको डालोगे तो कितना हो गया, अब 70 हो गया, बच गया 30। अब मान लो 3 पार्टनर हो तो क्या करोगे, आप लोग क्या करते थे, 33.33 में डिवाइड करते थे अगर प्रॉफिट को, तो लॉस को भी उसी परसेंटेज में करना पड़ेगा, है ना। और क्या करोगे कि 10-10 रुपए उसमें दोगे। ठीक है, आ गया। संजना बी। The asset of the firm, including any sums contributed by the partners to make up deficiencies of capital, shall be applied in the following manner and order. Number one, in paying the debts of the firm to third parties. Number two, in paying to each partner retributively what is due to him from the firm for advances as distinguished from capital.
3. In paying to each partner equitably what is due to him on account of capital, and 4th, the residue, if any, shall be divided among the partners in the proportions in which they were entitled to share profits. हम्म हिंदी में बोल। हाँ। फर्म की आस्तियां जिनके अंतर्गत पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए भागीदारों द्वारा अभिदत्त की गई रकम भी आती है, निम्नलिखित प्रकार और क्रम से उपयोजित की जाएगी। नंबर 1, फर्म पर व्यक्तियों के ऋणों का संदाय करने में। 2, भागीदार को फर्म द्वारा उससे शोध्य उन अधिदायों का जो पूंजी से सुभिन्न हो अनुपाती संदाय करने में। 3, हर एक भागीदार को पूंजी लेके जो कुछ शोध्य हो उसका अनुपाती संदाय करने में। तथा 4, अवशिष्ट यदि कुछ रहे तो वह भागीदारों में उस अनुपात में जिसमें वे लाभों को उठाने के हकदार थे बांट दिया जाएगा। ठीक है, चलो अशीति बताओ क्या समझ में आया। 20। हाँ, यस सर। सर सबसे पहले जो इसमें क्या स्टेप्स बताए हैं जिनमें किस मैनर में उनको काम करना है। तो सबसे पहले जो भी डेब्ट्स होंगे वो पे कर देंगे फर्म के, और उसके बाद सेकंड में और भी कुछ अगर देना होगा किसी को, इन पेइंग ईच पार्टनर, जो अगर कोई एडवांस लिया होगा पार्टनर उसको पहले पे बैक करेंगे, और फिर कुछ जो लास्ट में बचेगा एसेट्स वो अपने में डिवाइड करेंगे। फिर सर इतना ही समझ में आया। थर्ड क्या था? थर्ड सर क्या थर्ड नहीं पता क्या था। ठीक है, जब ऊपर जो लॉसेस जब पूरा कर लेते हैं ना, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि ये लॉसेस जब पूरा हो जाता है, ठीक है, अकाउंट्स क्लियर करने के लिए लॉसेस पूरा हो गया, अब उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे बोलता है कि एसेट्स में क्या है, कैपिटल, जो कैपिटल है, ठीक है, उसका जो मतलब जो आपने पैसा दिया है वो कैपिटल बनाने में, ठीक है, वो चीजें भी इंक्लूड करेगा वो, ऐसे करके। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो फर्म है वो सबसे पहले फर्म में थर्ड पार्टी जो है उसके जो डेट्स हैं उनका पेमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली क्या करेंगे कि जो भी पार्टनर है, ठीक है, उसने क्या किया था कि कैपिटल के अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई पेमेंट किया था तो उन पेमेंट्स का फिर पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो भी पार्टनर्स को उसमें से लेना था, ठीक है, उसके मतलब ड्यू था उसके लिए, उनका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी बच जाएगा उसके बाद, ठीक है, उस एसेट में, तो उससे क्या करेंगे कि वो जितना जितना उनका परसेंटेज था उतना उतना परसेंटेज वो बांट लेंगे ऐसे, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट समझ में आ गया? क्लियर है? 2 स्टेप में लिखना है, ठीक है, ठीक। और ये चीज को समझ लो थोड़ा सा, मतलब ये तुम्हारा प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो भी काम आएगा, पर्सनल भी कुछ काम अगर करोगे तो सेटलमेंट जो है वो मतलब इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, मार्क करके रख लो, ये तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अशीति 49। Section 49, payment of firm debts and of separate debts, where there are joint debts due from the firm, and also separate debts due from any partner. The property of the firm shall be applied in the first instance in payment of the debts of the firm, and if there is any surplus, then the share of each partner shall be applied in payment of his separate debts or paid to him. The separate property of any partner shall be applied first in the payment of his separate debts, and the surplus, if any, in the payment of the debts of the firm.
सेक्शन 49 फर्म के ऋणों और पृथक ऋणों का संदेह, जहाँ की फर्म द्वारा शोध संयुक्त ऋण है और किसी भागीदारी द्वारा शोध पृथक ऋण भी है, वहाँ फर्म की संपत्ति ऋण का है ऋण। उपयोजन, अच्छा ऋण, सॉरी सॉरी, हम्म, संपत्ति का उपयोजन प्रथमतः फर्म के ऋणों के संदेह में किया जाएगा और यदि कुछ अधिशेष रहे तो उसमें का हर एक भागीदार का अंश उसके पृथक ऋणों के संदाय में उपयोजित किया जाएगा या उसको दे दिया जाएगा। किसी भी भागीदार की पृथक संपत्ति का उपयोजन पहले ही उसके पृथक ऋणों के संदेह में और यदि कुछ अधिशेष रहे तो फर्म के ऋणों का संदेह में किया जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया सर दो कि जो टाइप के डेट्स डेट्स हैं, के। है ना? हाँ, जो डेट्स हैं और जो सेपरेट डेट्स हैं, तो पहले पेमेंट किनका होगा? डेट्स का, फर्म के जो डेट्स हैं उनका पेमेंट होगा। उसके बाद जो सेपरेट डेट्स हैं पार्टनर्स के, उनके लिए पेमेंट होगा। ठीक है? डाउट है इसमें कि क्लियर है? ठीक है। सेक्शन 50, संजना। Personal profits earned after dissolution. Subject to contract between the partners, the provisions of Clause A of Section 13 shall apply to transactions by any surviving partner or by the representatives of a deceased partner undertaken after the firm is dissolved on account of the death of a partner and before its affairs have been completely wound up. सब प्रोवाइडेड दैट भी पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ दो। Provided that where any partner or his representative has brought the goodwill of the firm, nothing in this section shall affect his right to use the firm name. हम्म, विघटन के पश्चात उपार्जित वैयक्तिक लाभ भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन यह है कि धारा 16 के खंड के उपबंध उन समव्यवहारों को लागू होने जिनका उपक्रम किसी भागीदार की मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हो जाने के पश्चात और उसके सब कामकाज का पूर्ण रूप से परिसमापन होने के पूर्व किसी उत्तरजीवी भागीदार द्वारा या किसी मृत भागीदार के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया हो, परंतु जहाँ की किसी भागीदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है, वहाँ इस बात की कोई भी बात फर्म नाम के प्रयोग में लाने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं सर। क्यों आशित? सर कुछ भी समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आता तुम लोग को? एक बार सर क्योंकि बहुत सारा एक साथ है। हाँ, तो चलो पहला पार्ट को फिर से पढ़ो। तुम पढ़ो। संजना। हम्म। सर मैं की संजना? नहीं, तुम पढ़ो एक बार। संजना तो पढ़ चुकी हो। यस सर। सर स्लाइड। Personal profits earned after dissolution. Subject to contract between the partners, the provisions of Clause A of Section 16 shall apply to transactions by any surviving partners or by representatives of a deceased partner undertaken after the firm is dissolved on account of death of a partner and before its affairs have been completely wound up.